मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज इस मौके पर, इस पल, इस घड़ी में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो मुझे ये नहीं पता कि आगे इस देश में अब क्या होगा। जिस तरह से देश में परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है और उस पर सरकार कोई संज्ञान लेती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ तो हम ये स्थिति देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे देश के जो तमाम पड़ोसी राज्य हैं वहां पर किस तरह से जनता ने नाराज होकर के भीड़ की तरह से आकर के तख्ता पलट कर दिया। कई ऐसे देश जहां पर कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी, वहां पर बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वो देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, रातों रात लोग भागने लगे। इस तरह के तमाम समाचार हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। न जाने दुनिया में कौन सी हवा चल रही है, पता नहीं दुनिया में कौन सी बयार चल रही है कि जनता जो है वो बागी हो जा रही है। मित्रों हमारे देश के अंदर अगर आप देखें तो लगातार जो सारा का सारा विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, जो सभी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां हमेशा एक बात कहती हैं कि यहां पर वोट को चुरा कर सरकार बनाई गई है और जिस तरह से नेपाल में जेंजी है वैसे यहां पर भी, मतलब वो सपना देखते हैं कि उसी तरह से यहां पर भी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। मित्रों हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, मुसलमानों का जो वर्ग है, जो कि अपने आप को ये समझता है कि वो बड़े जंगजू हैं। हालांकि जब से अफजल खान को शिवाजी ने हराया था उसके बाद से कोई बड़ी जंग कभी मुसलमान जीता नहीं इस पूरे खंड भारत में। चाहे वो आप 1971 तक में भी सरेंडर ही करना पड़ा उनको, लगातार हारते ही रहे हैं। शुरू में जीते वो 100-200 साल जीते शुरुआत में, इसके बाद जब हिंदू समझ गया तो इसके बाद वो उनकी दाल गल नहीं पाई उस तरह से। हालांकि चूंकि हिंदू सहिष्णु था इसलिए उसने इनको राज करने दिया, जब तक हो सका संभव राज करते रहे। औरंगजेब तक राज करते रहे। जब औरंगजेब ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया तो मुगल शासन उखाड़ के फेंक दिया गया। तो अपने आप को बड़ा जंगजू समझते हैं और अक्सर धमकियां देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या कर देंगे, हमारा ही कब्जा होगा। लेकिन अगर देखें तो इतनी बड़ी आबादी जो कि मोदी को उखाड़ करके फेंक देना चाहती है, अगर उसके सामने कोई डर था तो वो एक ही डर था कि इस देश के अंदर मोदी के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो कि मोदी की रक्षा करने के लिए आगे आकर खड़े होंगे। अब तक इस देश में कभी बगावत की बात इसलिए नहीं करी गई या इस देश में डीप स्टेट इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि एक बहुत बड़ा जो सवर्ण हिंदू है, बहुत बड़ी संख्या में जो राष्ट्र को चाहने वाला हिंदू है, वो हमेशा मोदी के साथ में खड़ा रहा और उसने हमेशा मोदी की रक्षा करी, या ये कहें कि उन लोगों के हौसले को कम किया जो लोग देश में तख्तापलट करना चाहते हैं। लेकिन अब देश में जिस तरह की परिस्थिति बन रही है कि पहले से प्रधानमंत्री मोदी को उखाड़ने के लिए पूरी दुनिया की ताकत लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ये सब पहले से चाहते हैं कि मोदी उखड़ जाए। अब ऐसी स्थिति में अगर कहीं उनका जो कोर वोट है, सवर्ण वोट जो है, जो कि उनकी एक सुरक्षा पंक्ति भी है, अगर समझो आप, तो अगर कहीं ये पूरा जो उनका अपना वोटर है अगर इस तरह नाराज होकर के सड़कों पर उतर आया है, मतलब मैं समझता हूं कि जितना भी सवर्ण हिंदू है वो 10% होगा जो कि इस फैसले पर मोदी के साथ होगा, बाकी 90% तो मोदी के खिलाफ ही है। और बड़े प्रोटेस्ट की तैयारियां हो रही है, प्रोटेस्ट शुरू भी हो गए हैं। एक तूफान आने के पहले की खामोशी जैसी लग रही है और बड़े पैमाने पर जो है प्रोटेस्ट कभी भी शुरू हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं सरकार ने अपने पूरे तंत्र को दांव पर लगा दिया है। कहना नहीं चाहिए, पर अगर इस सारी स्थितियों का कि जब सरकार के खिलाफ हर कोई हो चुका है, क्योंकि उसके खिलाफ जो वोटर है भाई ओबीसी और बहुत सारे आज ओबीसी यादव, बहुत सारे ऐसे हमारे यादव भाई, तमाम हमारे जो पिछड़े वर्ग से आने वाले भाई हैं, और वो लोग मोदी का बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, भीम आर्मी वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा लाए हैं ये। तो अगर देखा जाए तो वो भी चाहते मन से यही है कि मोदी उखड़ जाए।
चाहते यही है मन से कि ये राष्ट्रवादी सरकार उखड़ जाए। अब ऐसी स्थिति में अगर कहीं सवर्ण भी उनके खिलाफ उतर आए सड़क पर और कहीं इसका जो फायदा है वो देश विरोधी ताकतों ने ले लिया, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। और इसीलिए मैंने अपना जो टेक्स्ट डाला यूट्यूब पर वो डाला कि क्या मोदी के तख्तापलट की भी आशंका है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से डाला। तो मैंने ये अपना आपको इंट्रो बताया कि आखिर मैं इस वीडियो की शुरुआत आज इस तरह से कर रहा हूं, क्योंकि वाकई में जिस देश में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो वाकई में एक ऐसी स्थिति है जहां पर कि पूरी मोदी सरकार जो है और वो एक तरह से एक बहुत बड़ा अपना सपोर्ट बेस खो रही है। अब ऐसी स्थिति में इस वक्त देश के अंदर क्या चल रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है। मित्रों, भारत के अंदर आप देखिए आज इतना बड़ा दिन था, 26 जनवरी आज थी और लगभग 2 हफ्ते 13 जनवरी को ये आया था नोटिफिकेशन, आज 13 दिन हो गए लगभग। और इस पर इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई संकेत नहीं हुआ। यह बात जरूर सामने आ रही है कि निशिकांत दुबे जो कि लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने आज फिर से एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने वही समान बात दोहराई है कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 ये सभी को सुरक्षा देता है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस की बात की है। तो दरअसल उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है और वो फैक्चुअली रॉन्ग भी है, इसलिए क्योंकि ये जो पूरा यूजीसी का नोटिफिकेशन लाया गया है, इस नोटिफिकेशन की सबसे जो मूल बात है वो क्या है, इसकी मूल भावना क्या है। हर बिल की, हर नोटिफिकेशन की, हर चीज की एक मूल भावना होती है। मूल भावना इसकी यही है कि जो जनरल कास्ट है, जो जनरल कैटेगरी है, वो उत्पीड़क है, यानी कि वो उत्पीड़न करता है और बाकी जो वर्ग हैं उसका उत्पीड़न होता है और वो पीड़ित है। और इसमें तो मुसलमानों को भी बता दिया कि मुसलमान भी, ओबीसी, मुस्लिम भी पीड़ित है, ऐसा बता दिया गया है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इन स्थितियों में कहीं ना कहीं ये एक मूल भावना ही गलत है कि एक वर्ग जो है इसमें शोषण ही करता है। तो चूंकि ये कितनी बड़ी एक टारगेट है, एक जनरल कैटेगरी के या बावन ठाकुर सवर्ण वोटर जिसे कहते हैं, उस पर कितना बड़ा आरोप मढ़ा गया है, कितना बड़ा उसके ऊपर एक टारगेट किया गया है कि तुम लोग शोषक हो, तुम लोगों ने शोषण किया है तो तुमको सजा मिलनी चाहिए। आज तो बयान भी आ रहे हैं लोगों के अब तो कि भाई आपको जो है सजा मिलनी चाहिए क्योंकि आप लोग शोषक हैं, ऐसे बयान भी आ रहे हैं सामने। इस पर अलग से आज एक वीडियो हम बनाएंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार खामोश है और अब जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो जो विश्लेषण कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी, अगर पीछे हटेगी भी तो भी वो सवर्ण के माध्यम से, मतलब माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पीछे हट सकती है, सरकार पीछे नहीं हटेगी, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। पर अभी भी पता नहीं क्यों मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कितना ही सरकार इस चीज को सोच ले, या तो दिमाग पे चर्बी चढ़ गई तो बात अलग की है, लेकिन अगर आप गौर से सोचो, अगर आप उस चीज को इमेजिन करो कि भाई आप कितना ही कुछ भी कर देंगे, आपके पास आपने ये जो लाया है ना, ये जो आप नोटिफिकेशन लाए हैं, इस नोटिफिकेशन से आपके वोट में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इस नोटिफिकेशन से बीजेपी के वोट में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो यादव है वो यादव को वोट देगा, जो जाटव है वो मायावती को वोट देगा, जहां पे जिसकी जाति ज्यादा है वो उस जाति को वोट देता है जिस जाति की पार्टी है। बाकी जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, वो पहले से बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि बीजेपी का घाटा है। अगर सवर्ण समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा तो इसमें बीजेपी का वोट बढ़ नहीं रहा है, बीजेपी का वोट घट रहा है। इसीलिए बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होगा अगर वो इस बात को और ये होगा ही होगा। इस बात को जब वो समझेगी तो निश्चित तौर पर उसको लगेगा कि उसको ये वापस लेना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आज जो है, हालांकि मैं इस तरह के जातिवादी थोड़ा सा जो तथ्य होते हैं या बातें होती हैं, इसको मैं उस तरह से लेना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी जो है आज मैंने देखा कहीं पर एक सोशल मीडिया पर कोई महिला ने एक यूजीसी के खिलाफ बोलते हुए ये कहा कि उसने ये कहा कि लाला की लिखा पढ़ी और ठाकुर का भाला और बाभन की चुप्पी, इसका पता बाद में चलता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको जातिवादी कंटेस्ट में ना ले, लेकिन मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों की भावना इस तरह की, ऐसे कुछ लोगों ने बयान दिए। अब इसको अगर आप देखें तो बीजेपी का सबसे बड़ा जो पूरी बीजेपी खड़ी हुई, कैसे खड़ी हुई बीजेपी? भाई बीजेपी खड़ी हुई लाला, यानी वैश्य समाज ने बीजेपी को पैसा दिया है। जो बनिया है, जो व्यापारी वर्ग है, वो हमेशा से बीजेपी का वोटर रहा है। और व्यापारी वर्ग सोचिए बीजेपी का इतना पक्का वोटर रहा है कि वो इस तरह से बीजेपी का वोटर रहा है
कि उस पर जीएसटी कानून लाया गया, उस पर कितना उसका दमन हुआ। जीएसटी एक अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी थी। इतना लोगों को 1 लाख कमा रहे थे, 18,000 सरकार को देना पड़ रहा था। इसके बाद भी लोगों ने उसको बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन अब जो है ना, जो व्यापारी वर्ग है वो ये सोचेगा कि यार हमारे बच्चों पर बात आ गई, हम तो सीधे साधे लोग हैं। श्रीवास्तव में तो एक डॉन हुआ, बबलू श्रीवास्तव, और जो ओबीसी कास्ट जिसको कि इसमें सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, वो सब तो क्या कहते हैं, मिलिशिया है, और मतलब कि माफ कीजिएगा, वो तो मार्शल कौम में है, मार्शल जातियां हैं, जाट गुर्जर ये सब मार्शल कहे जाते हैं, यादव। तो अब वो ये सोचेगा कि बताओ यार, श्रीवास्तव हो करके हमारा बच्चा व्यापारी है, सीधा साधा बच्चा है, वो जाएगा और उसको इस तरह से परेशान किया जाए, या उसकी लड़की बेटी जाए उसको इस तरह परेशान किया जाए, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, सपोर्ट नहीं देगा। ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो कि बुद्धिजीवी वर्ग में गिनती होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये समाजवादी पार्टी के जो अंदर खाने जो बैठकें होती हैं उसमें भी लोग ये कहते हैं, समाजवादी पार्टी के चिंतक, कि ब्राह्मण को अपने साथ लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्राह्मण जो है वो मुंह से बोलता है, तो उसका फर्क बहुत पड़ता है समाज के ऊपर, तो इसलिए वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को अपने साथ लो। तो ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो कि बोलने में अपनी बात रखता है कि भाई देखो ये सही है, ये गलत है, नैरेटिव सेट करता है। तो बीजेपी के लिए नैरेटिव कोई सेट नहीं करेगा, पैसा कोई नहीं देगा उसको। अब बचा आपका ठाकुर वर्ग, तो वो भी किसी से कम नहीं, उसका भी अपना शरीर, एक समाज में ताकत है, एक समाज में उसका प्रभाव है। आप देखिए यूपी में वैसे अगर कागज पे देखोगे तो बहुत आबादी नहीं कहते, लेकिन आप उठाकर देख लो पूरी संख्या, तो सबसे ज्यादा ठाकुर विधायक, मतलब बड़ी संख्या में ठाकुर विधायक होते ही होते हैं। तो क्योंकि उनका एक अपना एक वर्चस्व होता है समाज के ऊपर, वो और उसको लोग स्वीकार भी करते हैं कि भाई ठीक है ठाकुर साहब है, लोग वोट देते हैं। तो अब और हर जाति के लोग वोट देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप देखा जाए तो बीजेपी को तो तीनों से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो बीजेपी के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये बात, अभी भी मुझे ये बात स्वीकार नहीं होती कि बीजेपी इस चीज को वापस नहीं लेगी। मतलब मुझे, अगर मैं होता मतलब सरकार में और सरकार को सलाह दे रहा होता, तो मैं ये कहता भाई कि तुम वापस ले लो, वरना तुम अपनी आत्महत्या कर रहे हो। लेकिन अब फिर भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये वापस नहीं हो सकता है, या सरकार वापस नहीं लेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन था, इसको जब लाया गया तो इससे बीजेपी के वोट में कोई बढ़ोतरी तो हो नहीं रही है। जैसे जो जिसको वोट दे रहा है उसी को वोट देगा, वैसे घाटा हो रहा है कि सवर्ण वोट खसक जाएगा बीजेपी का। तो किसके का जरूर हो, आप ये भूल जाओ कि भाई देखो, ये जहां पे जाति अपमान, वो मैंने अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तुलसीदास का मशहूर बड़ा चौपाई है कि सबसे कठिन जाति अपमान, कि जाति अपमान से बड़ा कठिन कोई अपमान नहीं होता। क्योंकि हमारे देश में आज भी जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी जात को ऐसा कह दिया, उसको लोग अपने दिल पे ले लेते हैं। अभी तो लोग सवर्ण विरोध कर रहा है, अभी तो एक उस तरह से कर रहा है कि चलो मोदी जी मान जाएंगे। लेकिन अगर ये जो विरोध है ये नफरत में बदल गई, ये घृणा में बदल गई, तो ऐसी स्थिति आ गई अगर ना, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर बीजेपी को वोट नहीं देंगे सवर्ण, और ऐसी स्थिति में बीजेपी का विनाश तय है। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूर होकर ही सही पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, और उसको अभी भी मेरा ये मानना है कि वो इस पर इसको वापस लेगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि इसका कुछ और भी इनका माइंडसेट हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। बहरहाल अभी के जो समाचार आ रहे हैं वो ये हैं कि एक बीजेपी में बड़े पैमाने पर इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। आप ये समझिए कि बीजेपी के अंदर इस समय हम लगातार खबरें सुन रहे हैं कि इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं। वहां के मंडल के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं बीजेपी के स्थानीय स्तर पे, वो लोग सब इस्तीफे दे रहे हैं, चिट्ठियां बना बना के सौंप रहे हैं। किसान संगठन जो बीजेपी के हैं वहां से लगातार इस्तीफे आने शुरू हो गए। इसके अलावा जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके इस्तीफे आने शुरू हो गए। लोगों ने अपने घरों के झंडों से, घरों से ऊपर से बीजेपी के झंडे उतारना शुरू कर दिए हैं। गांव गांव में बीजेपी के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे, उनको लग रहा है कि उनके साथ क्या होगा पता नहीं, वो डरे हुए हैं। और गाड़ियों में जो झंडे लगे हैं बीजेपी के, उसको उतारे जा रहे हैं। तो ये सब बता रहा है कि लोगों में किस तरह का गुस्सा फैल चुका है। सोशल मीडिया पर आंदोलन चल रहा है, सड़कों पर आंदोलन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त करणी सेना और तमाम जो जनरल संगठन है वो सड़क पर आकर के जो है दिल्ली का घेराव कर सकते हैं या दिल्ली आ सकते हैं। तो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी भी चल रही है। अब इन सारी की सारी स्थितियों में, परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो बीजेपी अभी भी मौन है। ना संघ की तरफ से कहीं कोई बात, ना मोदी की तरफ से कहीं कोई बात, ना कहीं कोई सिग्नल। इससे कहीं ना कहीं ये बात अभी भी लोगों को बहुत कचोट रही है कि जिस भाजपा को जो है बीजेपी के लोगों ने मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वोट दिया। मतलब आप सोचिए कि 2-2 पीढ़ियों से, 3-3 पीढ़ियों से जब से ये पार्टी बनी
1952 में जनसंघ, जब से जनसंघ की पार्टी बनी उसके बाद से लगातार लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आखिर कैसे फिर लोग आगे वोट देंगे। एक सिटी मजिस्ट्रेट हैं उत्तर प्रदेश के अलंकार चतुर्वेदी, उन्होंने अपनी सिटी मजिस्ट्रेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया यूजीसी के विरोध में। तो एक बड़े पैमाने पर पूरी एक गुस्सा पनप रहा है और अब हो ये रहा है कि जो कुछ भी बीजेपी कर रही है उस हर चीज पर लोगों का गुस्सा है। जैसे कि आज क्या हुआ कि सोफिया कुरैशी आप जानते होंगे, जो कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस वक्त जो है वो बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और वेमिका सिंह उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। आज ये समाचार आया कि उनको जो है वो पद्म भूषण दे दिया गया है। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई सोफिया कुरैशी को ये क्यों दिया गया है पद्म भूषण, क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिया गया है? तो हालांकि वो लोग बता देंगे कि उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर ऐसे योगदान बहुत लोगों का सेना में रहा है, पर उनको ही क्यों दिया गया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी सेना के अंदर भी मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, मोदी सेना के अंदर भी मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं। और ये सब बातें कहने में अच्छी नहीं लगती हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस वक्त आपको याद होगा मैंने बहुत खुल करके इस चीज का विरोध किया था कि जो है कि देश में सेना के अंदर मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें मुख्य दायित्व जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था वो जिन लोगों का था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया, बल्कि वहां पे भूमिका सिंह और इनको बिठाया गया, सोफिया कुरैशी को, इसलिए कि साहब जो है देखिए ये हमारी महिला क्या कहते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं और मुस्लिम सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये सब करके वहां पॉलिसी बनाई जा रही थी। तो सेना में ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन सेना में भी तुष्टिकरण हमारे मोदी जी कर रहे हैं और लोग उस पर नाराज हो रहे हैं कि भाई अगर सोफिया कुरैशी को दे रहे थे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो भूमिका सिंह को भी दे दिया होता, वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो शिबू सोरेन को दिया गया है, उस पर लोग नाराज है कि शिबू सोरेन को क्यों दिया गया, वो इतने बड़े करप्ट व्यक्ति थे जो है झारखंड के अंदर, उन्होंने इतना करप्शन किया, उनको क्यों दिया गया। नो यूजीसी रोल बैक नो वोट, ये आज ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 है, आज ट्रेंड कर रहा है लगातार। सामान्य वर्ग जो है वो दुखी होकर के लगातार मीम्स बना रहा है बहुत सारे, और उस मीम्स में बहुत सी चीजें दिखाई जा रही है। तो सब मिलाकर के ये है कि बीजेपी जो है वो किस दिशा में चल पड़ी है ये बिल्कुल भी कहना समझ में नहीं आ रहा है, और इसका परिणाम क्या होगा इस पर भी हम आज आपसे बात करेंगे। मैं आपसे खुद बताऊं तो मेरा खुद भी आज, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया, सिर्फ आज भी, आमतौर पर मैं 2-3 वीडियो बनाता हूं हर रोज, लेकिन मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इसी मुद्दे पर वीडियो बनाना है तो क्या कहूं, और अगर अलग मुद्दे पर वीडियो बनाना है तो फिर जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मुद्दा भी कोई देश में नहीं इस समय। तो ऐसी स्थिति में मुझे बिल्कुल भी मतलब, और अक्सर होता कि है क्या है कि मैं किसी को बैठ करके लाइव नहीं कराता, क्योंकि समस्या ये मेरे साथ में है कि मेरे पास उतना समय रहता नहीं है, इसीलिए मैं उतना, और ना मुझे टेक्निकल जानकारी उतनी है, तो किसी के साथ बैठ करके अगर बातचीत की जाए तो वो भी हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो यहाँ तो खुद ही अपनी बात कहनी होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो स्थितियां हैं वो लगातार अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं, और अभी भी सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं आ रहा है कि आखिर इसका क्या होगा। हालांकि अखबार में एक पंकज पांडे करके हैं, दैनिक जागरण में उनकी एक रिपोर्ट छपी है, वो कह रहे हैं कि सरकार अंदर विचार कर रही है कि इसको वापस ले सकती है, इस तरह का विचार चल रहा है। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे, हम इस पर और भी विचार करेंगे, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।